ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि इश्क नहीं आसान। इश्क मतलब जिसे आप पा लेते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वही आपका भगवान है। और उसको जिस दिन आप पा लेंगे, समझिए उस दिन आपको भगवान मिल जाएगा। तो जिगर मुरादाबादी ने लिखा, ये इश्क नहीं आसा, मुश्किल इसे पाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो गुरु, डूब के जाने का मतलब इतनी पढ़ाई करो, इतनी तन्मयता से जुड़ो, इतनी मेहनत करो कि सफलता, इतनी शांति से डूबो कि सफलता शोर मचा दे। लगातार पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है। मैं नहीं जानता कि कौन आपको क्या कहता है, आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में आपकी क्या इज्जत है, आपको कितना आंकते हैं, पर इतना मैं टीचर होने के नाते इतना जरूर जानता हूं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि हिम्मत से, पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत से यदि वो तैयारी कर लें, तो किसी भी भाग्य का, किसी भी हस्तरेखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरु। आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। लेकिन आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका सही ट्रैक होना चाहिए, सही ट्रैक पे जाना है। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं, 101 लोग हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सारे जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को शेयर कर दीजिए। सर एप्लीकेशन पे आपका क्लास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, एप्लीकेशन पर मेरी क्लास होगी, पर ड्यूटी टफ हो जा रहा है। मैं आज सुबह 7 बजे ही निकल गया। मेरे स्कूल के बिल्डिंग का उद्घाटन था। अफमल गोला में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग का स्कूल का उद्घाटन किया गया है। पूरी फैसिलिटी का साथ, प्लेग्राउंड, हॉस्टल्स, यानी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों का, पिछड़ा वर्ग के बच्चे अगर हैं, अति पिछड़ा के, तो वो इसका फॉर्म मार्च में आता है, वो डाल सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक का ड्रेस, जूता, किताबें, पढ़ाई लिखाई, खान पान सब फ्री होता है। ऑल बिहार के लेवल पे, स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है और उस एग्जाम के आधार पे स्कूल आपको अलॉट किया जाता है। तो एकदम बिल्कुल नया स्कूल बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन आज किया है, वही चला गया था। बाकी बिल्कुल हमारी क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए, मैं क्लास लूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। किस भारतीय, बस सेशन को लाइक कर दीजिए और चाहते हैं गुरु जी का सेशन थोड़ा टॉप पे चला जाए, तो गुरु प्लीज सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लिंक को लगा लीजिए, शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। गुरु शुरुआत करते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी? माइकल डायर, आपको बता दें, जिस समय पंजाब में, अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कहाँ था? पंजाब के अमृतसर में। जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओडायर। सर माइकल ओडायर, इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया। और गोली चलवाया किसने? तो R.H. डायर। R.H. डायर ने गोली चलाई और ये R.H. डायर को ही मारने गए थे, लेकिन R.H. डायर अपने आप मर गया था। खुद की मृत्यु हो गई थी 1934 में, तब बच गया था जनरल ओ डायर। इसी की हत्या की गई 13 मार्च, नोट कीजिए, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। इंग्लैंड के कैंगस्टन हॉल, इंग्लैंड के कैंगस्टन हॉल में, इंग्लैंड के लंदन में एक हॉल है कैंगस्टन हॉल, इसी हॉल में क्या किया गया? उधम सिंह ने जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी 13 मार्च 1940 को। और मैं बता दूं कि इस घटना के बाद इसी कैंगस्टन हॉल में उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया। इसी कैंगस्टन हॉल में उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के बाद उधम सिंह से पूछा गया कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद, मतलब मेरा नाम हिंदू भी है, मैं मुसलमान भी हूं, मैं सिंह भी हूं और
आजाद भी हूं। तो राम मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने नाम बताया था। जज के सामने डटकर खड़े हो गए, बोले कोई काम है, कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा तो बताओ, तुम्हें फांसी होने जा रही है। बोला कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ही थी कि जिस दरिंदे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आदेश दिया था उस दरिंदे को मारना, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य पूरा हो गया, अब फांसी दीजिए चाहे गोली मार दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ तेरा नाम क्या है। तो राम मोहम्मद सिंह आजाद। तो उधम सिंह ने जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मार दी। आगे आइए। इतनी कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा एक ही है प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को बता दें कि भाई क्या आप लोगों का आंसर होगा, और आंसर हमेशा याद रहे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, जलियांवाला बाग कांड की बात थोड़ी सी कर ले। जलियांवाला बाग कांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड के बाद यमुनालाल बजाज ने, आज आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ा थका हुआ हूं और तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। मैं क्या बोला था, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं आपके सेशन को नहीं छोड़ूंगा। सेशन जो भी होगा वो लाजवाब होगा, शानदार होगा गुरु, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया। सी शंकरन नायर ने, सर प्लीज आपकी वजह से ही क्लास परचेज की है, मोहम्मद समी अंसारी जी। बिल्कुल मैं क्लास, अरे भाई मेरी क्लास जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री या भूगोल पूरा पढ़ाऊंगा। मैं क्या बोला हूं समी जी, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैंने जो प्रॉमिस आपके लिए किया है वो प्रॉमिस पूरा करूंगा मेरे भाई। कंप्लीट सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस होगा, चप्पा चप्पा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सिलेबस खत्म हुआ जी, तो आप बोलेंगे सर ये टॉपिक बचा हुआ है, तो वो टॉपिक खत्म कराएंगे तब सिलेबस, तब क्लास क्लोज करने की घोषणा करेंगे। काहे चिंता करते हैं, सब होगा गुरु। एक बार टेली टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर जाकर परचेजिंग कोर्स परचेज करने का ऑप्शन है, वहां से परचेज कर लीजिए, सब होगा, टेंशन मत लीजिए। और टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन को जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए पहले। चलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? ये 1867 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की। 1867 में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। चलिए सेशन से जुड़ जाओ जल्दी से, सेशन से जुड़ जाइए जल्दी से। मैं गुरु भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पूरी जिंदगी, पूरे जीवन काल इन्होंने नौकरी की, पूरे जीवन काल इन्होंने सरकार की नौकरी की, नौकरी छोड़ा नहीं। दूसरे आईसीएस थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। क्वेश्चन आता है, एकमात्र सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले एकमात्र भारतीय जिनको बर्खास्त कर दिया गया था नौकरी से, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एकमात्र भारतीय जिन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा में फेल कर गए थे अरविंद घोष। एकमात्र सिविल सेवक जो घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे अरविंद घोष। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करके नौकरी से रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था सिविल सेवा से? वो थे सुभाष चंद्र बोस। नोट कर लीजिएगा। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही परिवार से थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और तीसरे भारतीय थे अरविंद घोष और चौथे भारतीय थे सुभाष चंद्र बोस।
पूरे जीवन नौकरी कौन किया? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नौकरी से निकाला किसे गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन घुड़सवारी में फेल हो गए थे? अरविंद घोष। और कौन त्याग पत्र दे दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। गोपाल कृष्ण गोखले भी ऑप्शन में है। गोपाल कृष्ण गोखले की मैगजीन का नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका का नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले के पत्रिका का नाम था सुधारक, और इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। और 1905 में एक कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष 1905 में कौन चुने गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले ने 1905 में ही एक संस्था बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के पत्रिका का नाम, मैगजीन का नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे 1905 में, एकदम याद कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी बात पहले बता चुके हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी ने भी 2 पत्रिका निकाला था। एक पत्रिका का नाम था रफ्त गुफ्तार और दूसरी पत्रिका का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 2 पत्रिका निकाला, एक पत्रिका का नाम वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरी पत्रिका का नाम लिखिए रफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकाला और प्रति व्यक्ति आय निकाला। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी कब मर गए थे? 1917 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम था बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जिस मैगजीन को निकाला, जिस पत्रिका को निकाला, उसका नाम था बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पत्रिका का नाम था बंगाली। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में शिशिर कुमार घोष के साथ मिलकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में 1876 में शिशिर कुमार घोष के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था बनाया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन को लाइक कर दो गुरु। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शिशिर कुमार घोष ने किया। और मैं बता दूं कि ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये कांग्रेस से पहले कांग्रेस जैसी संस्था थी। यानी कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था पूछे कांग्रेस किसकी उत्तराधिकारी है, कांग्रेस के पूर्व संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस जैसी संस्था कांग्रेस से पहले कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। तब रट्टा मार लो। इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली। बंगाली इनकी मैगजीन का नाम था और इनकी मृत्यु 1925 में हुआ था। आगे आइए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। आज का सेशन बेहतर होने वाला है। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास भी लिए हैं। सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु। 1932 का पूना समझौता, विधायी निकायों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच समझौता हुआ? दलित जातियों को 1931-32 में दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्णय, इसी को कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचायत। 3 गोल में सम्मेलन हुआ, 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ। तीनों राउंड टेबल मीटिंग में अंबेडकर इसलिए गए क्योंकि उनको दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए था। जिस प्रकार मुसलमानों को अलग निर्वाचन दिया गया था, वैसे ही अंबेडकर जी भी चाहते थे कि दलितों को भी अलग से निर्वाचन मिले। लेकिन गांधी इस बात को जानते थे, अलग निर्वाचन मिलने का मतलब होता है एक अलग संस्था का निर्माण, एक अलग देश का निर्माण, देश में टूट फूट की संभावना। इसीलिए जिस प्रकार मुसलमानों को मिला था पृथक निर्वाचन 1909 में, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, यही मांग के लेकर के तीनों गोल में सम्मेलन में अंबेडकर गए इंग्लैंड। अंग्रेज चाहते ही थे कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ा जाए, भारत में फूट डाला जाए। पहले मुसलमानों को तोड़ा गया, अब हरिजनों को तोड़ने की कोशिश की गई। अंबेडकर चाहते भी थे। ऐसे में अंबेडकर के कहने पर, उनके प्रयासों से सांप्रदायिक निर्णय लिया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड न आओ देखा न ताओ, उस तो तोड़ने के फेरा में था ही।
उसने तुरंत अंबेडकर की बात मान ली और दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया, दलितों को अलग निर्वाचन दे दिया। इसी निर्णय को सांप्रदायिक निर्णय कहते हैं, सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड कहते हैं। किसने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उस समय, उन्होंने दिया। अब मैं बता दूं आपको, इसी घोषणा के खिलाफ महात्मा गांधी उस समय पूना के यरवदा जेल में बंद थे। महात्मा गांधी उस समय पुणे में एक जेल है यरवदा जेल, उसी में बंद थे गांधी जी। गांधी जी ने जेल में ही अनशन करना शुरू कर दिया कि हम भूख से प्राण त्याग देंगे, यदि मुसलमानों को के जैसा दलित को भी पृथक निर्वाचन मिला तो हम भूख से प्राण त्याग कर देंगे। तब तेग बहादुर सप्रू, एम जयकर, तेग बहादुर सप्रू और इन जैसे नेताओं ने क्या किया? गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता कराने की कोशिश की। एम जयकर और तेग बहादुर सप्रू के प्रयास से, तेग बहादुर, क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच किसके प्रयास से हुआ? तो लिखो जयकर, एम जयकर और तेग बहादुर सप्रू के प्रयास से पूना समझौता हुआ गांधी अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में शाम 5 बजे गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ और शाम 5 बजे उस पर सिग्नेचर हुआ 24 सितंबर 1932 को। इस समझौता में जो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय लिया था उसे रद्द कर दिया गया और दलितों को केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटों को बढ़ा दिया गया और राज्य विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में सीटों को 74 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। अंबेडकर को गांधी जी बोले अलग निर्वाचन की क्या जरूरत है, आप पूरा सीट ले जाइए, हर सीट दलित को दे दीजिए, लेकिन अलग निर्वाचन मत लीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ते हैं। तब तेग बहादुर सप्रू, एम जयकर के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर इस बात को मान गए और अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को पूना समझौता कहते क्योंकि इस समझौता पुणे में हुआ था और इस समझौता में लिख लो, केंद्रीय विधानसभा में दलितों की सीट को बढ़ाकर, दलितों की सीट को 18% बढ़ा दिया गया और राज्य विधानसभा में दलित के सीट को 74 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। राज्य विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में 74 से बढ़ाकर 147 किया गया और केंद्रीय विधानसभा की सीट को 18% बढ़ा दिया गया। ये गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता में हुआ, जिसको पूना समझौता, लिख लो डेट, 24 सितंबर 1932। चलिए, अंबेडकर गांधी के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो जयकर ने और तेग बहादुर सप्रू ने। क्वेश्चन ये भी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था? तो अंबेडकर गए थे। और क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो कौन गए थे गुरु? क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन गए थे? अंबेडकर गए थे। और केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था? कांग्रेस और महात्मा गांधी। भी क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था? तो आंसर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसी गोलमेज सम्मेलन में चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था, चर्चिल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे धोती पहन के, तो गांधी जी का चर्चिल ने मजाक उड़ाया और कहा कि कहां से भिखारी आ गया, अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। कब कहा? तो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा 1931 में, अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। चलिए, 1932 के पूना समझौता गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े, आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना है तो सेशन को क्या कर देना है? शेयर भी कर देना है। प्लीज शेयर दिस सेशन। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, गद्दर पार्टी के संस्थापक इसमें ओरिजिनल नहीं दिया हुआ है। वैसे गद्दर पार्टी के संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, सोहन सिंह भाखना। और गुरु, इसका स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में
गद्दर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया। अगर पूछा जाए कि गद्दर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था, तो आंसर होगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था, तब आंसर होगा लाला हरदयाल। लेकिन अगर पूछे गद्दर पार्टी के संस्थापक और ऑप्शन में रहे सोहन सिंह भाखना, तो सबसे ज्यादा सही यही होगा। अगर ये न रहेंगे तब आंसर करेंगे लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे, लेकिन गद्दर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की। गद्दर पार्टी की तरफ से एक मैगजीन भी निकलता था, उसका नाम था गद्दर। गद्दर पत्रिका किस पार्टी के द्वारा निकाला जाता था, तो गद्दर पार्टी के द्वारा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? जल्दी बताइए, दांडी मार्च किसके लिए था? आसान सा सवाल है, मैं बता दूं आपको। महात्मा गांधी, जब लगा गांधी जी को कि अब ब्रिटिश सरकार हमें स्वराज नहीं देगी, गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार, फिरंगी सरकार अब हमें स्वराज नहीं देने वाली, तब गांधी जी ने कहा कि अब एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है, बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो गांधी जी को लगा कि बड़ा आंदोलन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ना चाहिए, कुछ ऐसा करें जिससे पूरा भारतवर्ष मेरे साथ आके खड़ा हो जाए, कुछ ऐसा करना होगा। तब गांधी जी ने कहा कि कुछ ऐसा मुद्दा लेंगे जिससे हर आदमी जुड़ जाएगा। उन्होंने नमक का मुद्दा लिया। वो जानते थे हर घर में नमक का इस्तेमाल होता था। उस जमाने में नमक पर अलग से टैक्स लगाया जाता था, जिससे नमक काफी महंगा मिलता था। उस जमाने में नमक जो फ्री में मिलना चाहिए था भारतीयों को, उस नमक को सस्ता तो छोड़िए, टैक्स लगाकर महंगे कीमत पर बेचा जाता था। और नियम था कि कोई भारतीय अपने से नमक नहीं बना सकता। समुद्र के पानी से या कहीं से भी नमक बनाएगी तो केवल सरकार बनाएगी, आम लोग नमक नहीं बना सकता। इसलिए भैया हम ही नमक बनाएंगे, उस नमक पर टैक्स लगाएंगे और हम ही नमक को बेचेंगे। गांधी जी ने कहा कि इससे बढ़िया मुद्दे कुछ नहीं है, अगर नमक का मुद्दा लेंगे तो पूरा भारत हमारे साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में गांधी जी ने नमक को मुद्दा बनाया और उन्होंने किया दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च में उन्होंने नमक कानून के खिलाफ साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। साबरमती से दांडी मार्च में कहां से कहां गए? साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला ये दांडी मार्च। कुल कितने लोग थे? 78 लोग थे, एक गांधी जी थे। पूछा जाए कि दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ, तो आंसर होगा साबरमती से दांडी। साबरमती गुजरात में अहमदाबाद के निकट है। अहमदाबाद के निकट है गुजरात में। अहमदाबाद के निकट साबरमती से 78 लोगों को लेकर गांधी जी चले नमक कानून तोड़ने। क्वेश्चन आता है कि इस नमक कानून को तोड़ने में गांधी जी के 78 लोगों में एक बिहारी भी था, उसका नाम क्या था? बाबू गिरवरधारी प्रसाद। एक व्यक्ति बिहारी भी था। क्वेश्चन आता है गांधी जी के 78 लोगों में एक बिहारी भी था, उसका नाम क्या था? तो बाबू गिरवरधारी प्रसाद गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल होने वाले एकमात्र बिहारी थे। गांधी जी के साथ 78 लोग गए। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए और यहां पहुंचकर उन्होंने खुद से नमक बनाया। खुद से नमक बनाया, दांडी पहुंचकर नमक बनाया, जबकि उस समय मनाही था कि कोई आम आदमी नमक नहीं बनाएगा, नमक केवल सरकार बनाएगी। तब गांधी जी ने खुद से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। खुद से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और कानून को तोड़ना क्या कहलाता है? अवज्ञा कहलाता है। अवज्ञा, आज्ञा मानना तो क्या कहलाता है? आज्ञाकारी। यदि भैया आज्ञा नहीं माना तो उसी को अवज्ञा कहते हैं। तो गांधी जी ने नमक कानून की क्या की? अवज्ञा की। शांतिपूर्वक तरीके से किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा किया गांधी जी ने। 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून की धज्जियां उड़ा दी गांधी जी ने। और उसी दिन से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ पूछा जाए प्रश्न, तो आंसर होगा
अप्रैल 1930 को। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च को। और नमक सत्याग्रह, नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। जिस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी, जिस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी, उस समय बिहार में उस समय बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन किया गया, शराबबंदी आंदोलन किया गया, शराबबंदी आंदोलन, चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया। जब गांधी जी समुद्र में जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ रहे थे, उसी समय बिहार के मुंगेर में नमकीन मिट्टी से, नमकीन मिट्टी, ऐसा मिट्टी जिसमें नमक मिलता है, नमकीन मिट्टी को घोलकर नमक बनाकर बिहार में भी नमक कानून तोड़ने का काम किया गया। और बिहार में उस समय चौकीदारी टैक्स न देने का आंदोलन किया गया। और उस समय बिहार में शराब के दुकानों पर धरना दी गई। बिहार के जितनी महिलाएं थी वो शराब के दुकान पर धरना देती थी और अपने पतियों को आने का इंतजार करती थी कि आओ यहां लाठी लेकर बैठे हैं। सब दुकान बंद कराया गया, शराबबंदी आंदोलन हुआ। उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उस समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जिनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, भैया खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। उसी वक्त मणिपुर और नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन या हरेला आंदोलन चलाया। रानी गेंदेलियू ने जिया तरंग आंदोलन या हरेला आंदोलन मणिपुर में चलाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। क्लियर है? और जब गांधी जी नमक कानून तोड़ रहे थे, तब बिहार के मुंगेर और बेगूसराय में भी, सारण, मुंगेर, बेगूसराय, इन सारे जगहों पर नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का काम किया गया। जब गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी गए, उसी समय सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कहां से कहां तक बताइए, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की, उसी समय गांधी जी के समधी सी राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे। सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, नोट कर लीजिए, जब गांधी जी नमक कानून तोड़ रहे थे, तब सी राजगोपालाचारी कहां से कहां की यात्रा किए? तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। और गांधी जी ने नमक कानून सी राजगोपालाचारी ने भी नमक कानून तोड़ा। यानी पूछा जाए आपसे कि नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने का जो आंदोलन हुआ, उसमें दक्षिण भारत से कौन था नेता? तो सी राजगोपालाचारी। नोट कर लीजिए। हो गया? आगे आओ। किस भारतीय स्वतंत्रता सेना, गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? 78। बिहारी भी एक था, गिरवरधारी प्रसाद। बिहार के सारण और मुंगेर में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन हुआ, शराबबंदी आंदोलन हुआ। उसी तरह से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन चला। उसी समय महिलाओं ने एक सेना बनाई जिसका नाम था मंजरी सेना, और पुरुष ने भी एक सेना बनाई जिसका नाम था बानर सेना। भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने मंजरी सेना बनाया और पुरुषों ने बानर सेना बनाया। चलिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है स्वशासन? ये कांग्रेस पार्टी में स्वराज की बात किया जा रहा है, स्वराज की बात किया जा रहा है। भैया स्वराज शब्द की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में किसने इसका प्रयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। वैसे बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रेय जाता है स्वराज शब्द को गढ़ने का श्रेय। स्वराज शब्द को गढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस स्वराज शब्द को बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वराज शब्द को बनाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, नोट कीजिए, 1906 के
कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। नोट कर लीजिए, स्वराज शब्द को किसने गढ़ा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज बनाया। 1875, नोट करिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर, मूला शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज शब्द को गढ़ा। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस पार्टी में पहली बार किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। क्या? स्वराज शब्द का प्रयोग। लेकिन पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग तो 1906 में हुआ, स्वराज की मांग तो 1906 में हुआ, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 में। स्वराज की मांग 1906 में, अब पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया लाहौर में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाओ। रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता था? रॉलेट एक्ट। मैंने कहा था आपको कि रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने ब्लैक बिल कहा था। जब भारत, मैं बता दूं, कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कहा कि आप लोग हमें इस लड़ाई में पूरी मदद कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में हमें आप लोग मदद कीजिए। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आप लोगों को जो डिमांड रहेगा सब मान लेंगे। पर भारतीयों को भरोसा नहीं था। वो जानते थे कि ब्रिटेन की सरकार हमें फिर से धोखा देगी। लेकिन उसी जमाने में गांधी जी आ गए थे भारत। जब भारतीयों ने मना कर दिया कि हम वर्ल्ड वॉर में आपको समर्थन नहीं देंगे, तब गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी, आप जितना बात बोले हैं अफ्रीका में, हम सब बात आपका माने हैं। भारतीयों से आप कहिए कि हम धोखेबाज नहीं हैं। वो लोग हमें समर्थन देंगे विश्व युद्ध में, बदले में विश्व युद्ध खत्म होगा तो उनकी सारी बात हम मान लेंगे। गांधी जी को भी लगा कि ऐसा होना चाहिए। तब गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि विश्व युद्ध में इनका समर्थन कीजिए और विश्व युद्ध खत्म होते ही आपको मदद करेंगे, आपको सारी मांगों को मानेंगे। गांधी जी के कहने पर सारे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ दिए। लेकिन जो होना था वही हुआ। गांधी जी को भी धोखा मिला, पूरे भारतीय जनता को धोखा मिला। वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भारतीयों की कोई मांग नहीं मानी गई। उल्टा भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए, मांग मानना तो दूर की बात है, रॉलेट एक्ट जो आया था 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को आया, 18 मार्च 1919 को आया रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी बिना सबूत के, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा 2 साल के लिए। कम से कम 2 साल की जेल हो जाती थी, बिना केस चलाए, बिना कोर्ट में चीजों को प्रूव किए, बिना सबूत के किसी को भी धर लेते थे और 2 साल के लिए जेल में ठूस देते थे ताकि कोई विद्रोह न कर पाए। समझ में आ रहा है ना कितना खतरनाक कानून था। इसीलिए इसे कुछ लोग बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून भी कहते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून भी रॉलेट एक्ट को कहते हैं। और रॉलेट एक्ट जो था उसे महात्मा गांधी ने ब्लैक बिल कहा, यानी कि काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और इसे क्या भैया, अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। इसे देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। इसे देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। देशद्रोह कानून, इसी कानून को हम लोग अंग्रेजी में सेडिशन एक्ट भी कहते हैं। सेडिशन एक्ट भी कहते हैं। और इसी को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते थे। गांधी जी ने इसे काला कानून, ब्लैक बिल कहा। और ये कानून आया कब था? 18 मार्च 1919 को। लिख लो गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रॉलेट एक्ट के तहत ही, रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल, क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 लोग थे। सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू भैया, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन
किचलू, नोट कर लीजिए, सैफुद्दीन किचलू। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल का वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी, पंजाब में उस दिन बैसाखी मन रहा था। उस दिन जलियांवाला बाग जो काफी संकीर्ण रास्ता वाला था, उसमें लोग जमा हो गए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ भाषणबाजी करने लगे। क्लियर है? और उस दिन बैसाखी थी, तो ऐसे भी अमृतसर में भीड़ था, तो कई लोग बिना मतलब के भी चले गए थे जलियांवाला बाग में। उसी समय एक राक्षस जनरल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया और 1000 लोगों को मौत के नींद सुला दिया। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिस समय गोली चलना शुरू हुआ था, लिख लो, क्वेश्चन आता है, जिस समय गोली चलना शुरू हुआ उस समय कविता पाठ कर रहे थे पंडित ब्रिज गोपीनाथ। क्वेश्चन आता है, कौन व्यक्ति थे जो जलियांवाला बाग कांड में जब गोली चलने लगा उस समय कविता पाठ कौन कर रहा था? तो पंडित ब्रिज गोपीनाथ क्रांतिकारी कविता पढ़ रहे थे। क्लियर है? उसी समय गोली चली, हजारों लोग मरे। इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक समिति बनाया और ब्रिटिश सरकार ने भी एक समिति बनाई। इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, गोली क्यों चला। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कमेटी बनाई उसका नाम था हंटर कमेटी, और जो कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाया उसका नाम था पंडित महामना मदन मोहन मालवीय कमेटी। मदन मोहन मालवीय कमेटी कांग्रेस ने बनाया इस घटना की जांच के लिए, और इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी बनाई, ये भी नोट कीजिएगा। और इस जलियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट, इन सब के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को इन सभी घटनाओं को लेकर क्या शुरू हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। चलिए, जलियांवाला बाग कांड के बाद अपनी कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दी? महात्मा गांधी ने। सर और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी? यमुनालाल बजाज ने। और सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन कर दिया। सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन कर दिया। ये सब याद कर लीजिए। जलियांवाला बाग कांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इजी सवाल है, कुछ इजी सवाल भी होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इनके बारे में बता दें, सुन लो मेरी बात पहले तब बताते हैं। देखो, ब्रिटेन में जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है ना, जैसे भारत में संसद के 3 भाग है, वैसे ब्रिटेन में भी संसद के 3 भाग हैं। भारत में संसद के 2 हाउस है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। उसी तरह ब्रिटेन में भी 2 हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे भारत में लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है। जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? WC बनर्जी पर हार गए थे। भैया, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया WC बनर्जी पर हार गए थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय पूछे तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाला पहला पूछे, लड़ने वाला पहला, तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय पूछे, लिखो, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय WC बनर्जी, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। उसी तरह से पूछे, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसको याद रखिए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और कांग्रेस के पहले महासचिव A.O. ह्यूम। कांग्रेस के पहले महासचिव पूछे तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। A.O. ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। A.O. ह्यूम को ही फाउंडर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ये कांग्रेस के पहले महासचिव थे और लगातार 22 साल तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया जिस कारण से कहां हुआ?
पुणे में प्लेग फैल गया था, पुणे में प्लेग फैल गया था, लेकिन इसी कारण से कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के पहले यूरोपियन, अंग्रेज और ईसाई, जो पूछे कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में। कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ गुरु? कांग्रेस में नियम बना दिया गया कि कांग्रेस के मेंबर कोई व्यक्ति बनेगा तो उसे 4 आना देना पड़ेगा। 4 आना देने के बाद ही कोई कांग्रेस का मेंबर बन सकता है। यह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। पहली बार कांग्रेस में स्वराज की मांग कब की गई? तो 1906 में। पहली बार कांग्रेस में जन गण मन कब गाया गया? 1911 में। पहली बार कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में। पहली बार कांग्रेस में समाजवाद को प्रचारित किया गया 1936 में। पहली बार कांग्रेस में क्या हुआ? झंडा गीत गाया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा? ये लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा, ये भी नोट कर लीजिएगा। और पहली बार झंडा गीत कब गाया गया? 1938 में। इतना करिए ना, कांग्रेस में सवाल छूटेगा। चलिए, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया? बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के समय रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को समाप्त करके फिर से बंगाल को मिला दिया गया। बंगाल का विभाजन किया किसने था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, यह कह के कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस पर शासन करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम बंगाल को बांट रहे हैं। लेकिन उसकी आंतरिक मंशा थी हिंदू मुसलमानों में फूट डालना। बंगाल को कर्जन मानता था कि सभी क्रांति की जड़, सभी नेतागिरी की जड़ बंगाल है, इसीलिए बंगाल को पहले तोड़ो। तो भैया, कर्जन नाम के एक दुष्ट गवर्नर ने, लॉर्ड कर्जन नाम के दुष्ट गवर्नर ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, उसने असली मंशा वही था उसका, फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया। लेकिन बहाना क्या बनाया कि बंगाल बड़ा है, शासन प्रशासन में दिक्कत हो रही है, इसीलिए बंगाल को बांट रहे हैं। पर आंतरिक मंशा था हिंदू मुसलमान में फूट डालना। और बंगाल को, लिख लीजिए, बंगाल को बांटने की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया। बंगाल को बांटने की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ। और बंगाल को बांटा कब गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजित करने की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन चला था। नोट करो गुरु, सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हैं सेशन के ऊपर लाइक कर दो, बेहतरीन सेशन हो रहा है आज का। भैया, बंगाल में जब बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर को, तो उसी बीच में 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन, या इसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ। कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। बंगाल विभाजन में, बंगाल विभाजन की बात चले तो सुन लीजिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के घोषणा के खिलाफ क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। और एक चीज और जान जाओ, स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेता बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में
लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह दोनों थे। भैया पंजाब से स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र से कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत में चिदंबरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन का नेता दक्षिण भारत में चिदंबरम पिल्लई, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत और स्वामी श्रद्धानंद, और बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम, और यह आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। फिर भी करजन माना नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सेकंड लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था। जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नोट कीजिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और आईपीएल का मैच कल खत्म हो गया। आईपीएल कौन जीता जी? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। कैप्टन कौन है भैया? तो विराट कोहली। विराट कोहली की टीम कल जीत ली है। 18 साल के इतिहास में आरसीबी ने कभी भी नहीं जीता था खिताब, पहली बार खिताब जीता। उसका दर्द भी आंखों में कोहली का झलका। तो चलिए उसी मोटिवेशन के साथ हम भी अपनी लड़ाई को जीतेंगे, हम भी अपनी लड़ाई को करेंगे। हारना न गुरु। जीवन में बहुत परेशानी आता है, पता है आपको, ये लाइफ है। हम सभी लगभग मिडिल क्लास फैमिली से ही गुजरते हैं। कई बार परिवार का ताना मिलेगा और कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं आंखों के सामने कि आप झेल नहीं पाते। लेकिन हारना मत। कुछ समय के लिए बाधा जरूर पड़े, पर हारना मत। कलाम साहब का लाइन है कि लाख घना अंधेरा हो, लाख कोहरा हो, दौड़ नहीं पाते तो दौड़िए मत, चल नहीं पाते तो चलिए मत, एक एक कदम जरूर बढ़ाइए, रुकिएगा मत केवल। ये बात कहा था किसने? कलाम साहब ने। तो भैया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को फिर से रद्द करके फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। और सुन लो, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में, दिसंबर 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार हुआ और ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए। ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए। क्वेश्चन आता है कि भैया दिल्ली दरबार कब हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में। इस समय ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम आए और 3 फैसला हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में 3 फैसला हुआ। पहला फैसला, बंगाल के विभाजन को रद्द करके फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। दूसरा फैसला, बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। और तीसरा फैसला, सबसे महत्वपूर्ण, राजधानी को, भारत की राजधानी जो पहले कोलकाता थी उसे बदलकर दिल्ली कर दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में 3 निर्णय हुआ। पहला निर्णय हुआ बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। और तीसरा फैसला हुआ क्या? तीसरा फैसला हुआ कि भैया राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। चलिए आगे आइए। पता है आपको, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। कौन ऐसा वायसराय था जिस पे बम फेंका गया दिल्ली में? किस वायसराय पर दिल्ली में बम फेंका गया? तो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर ही दिल्ली में बम फेंका गया। भगवती चरण बोरा, सचिंद्र सान्याल, इन सब ने मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। आगे आओ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? 13 अप्रैल 1919। पूरी कहानी सुना चुका हूं गुरु। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस कांड के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह 1916 से लेकर 1921 तक वायसराय था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1917 में सैडलर आयोग, VVI, बिहार में 3 बार, बीपीएससी में 3 बार क्वेश्चन आया है। सैडलर आयोग बना शिक्षा पर, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, उच्च शिक्षा में
सुधार के लिए क्या लाया गया भैया? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में सैडलर आयोग बना। किसके समय में गुरु? तो ये हुआ चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई लॉर्ड हार्डिंग के समय 1914 में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई 1918 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में शामिल हुए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग कांड हुआ, और चेम्सफोर्ड के समय ही असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, हारना मना है, कभी भी हिम्मत रखो। जानते हो जीवन में जिसने हिम्मत रखा ना उसका जीवन में उजाला हुआ, ठीक है? तो उजाला ला रहा है तो थोड़ा अंधेरों से लड़ना पड़ता है। अंधेरों की इतनी औकात नहीं कि आपके सामने टिक जाए, बस आप मेहनत तो करिए गुरु। एक बार जब हम बोलते हैं कि 100 प्रश्न अपने घर पे भी लगाना, तो जाके घर पे 300 प्रश्न लगाइए। चलिए, स्वदेशी आंदोलन, अभी क्वेश्चन का उत्तर गलती करोगे तो डेयरी मिल्क तो दूर की बात है, कनपट्टी फोड़ेंगे गुरु। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू हुआ था, आज बताया हूं। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी शब्द और बहिष्कार शब्द ये किसने दिया था पहली बार? स्वदेशी और बहिष्कार किस आंदोलन में आया था? तो स्वदेशी आंदोलन में। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द किस आंदोलन में प्रयोग किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन में। ये दोनों शब्द का प्रयोग पहली बार किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए, कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ये बंगाल के विभाजन मैं बता चुका हूं अभी, बहुत शानदार। सभी का उत्तर सभी लोग उत्तर देंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर देंगे। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ। आगे आ जाओ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को हुआ और उसके संस्थापक थे ख्वाजा सलीमुल्लाह या कहीं कहीं नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह खां या ख्वाजा सलीमुल्लाह खां, इनके साथ एक और व्यक्ति थे आगा खां। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर 31 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ 31 दिसंबर 1906 को और उसके संस्थापक थे ख्वाजा सलीमुल्लाह या नवाब सलीमुल्लाह, उनके साथ आगा खां भी थे। मुस्लिम लीग के 1900 लिखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित हुआ। दो राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ? दो राष्ट्र का सिद्धांत लिखो। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का सिद्धांत पारित हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे आओ, सेशन से जुड़ जाइए, अगला पॉइंट पे आते हैं। देखो आगे मेडिवल हिस्ट्री। किस भारतीय शासक ने चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की? देखो भैया, हुमायूं जो था ना, हुमायूं जो था, इसके समय में 4 लड़ाई लड़ी गई थी। उसका ट्रिक है देव चौकस। लिखिए भैया हुमायूं, भाई बाबर का पुत्र हुमायूं जो नशेड़ी था, भंगेड़ी था, गंजेड़ी था, अफीमची था, अफीम खाता था, अफीम, हमेशा नशे में रहता था। हुमायूं जो है उसने 4 लड़ाइयां लड़ी। उसका एक ट्रिक है मेरे पास, उसका एक ट्रिक है क्रम से। सबसे पहले देवराई का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद
चौसा का युद्ध, चौ से चौसा, और क से कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बोला जाता है बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध, एक ही बात है, बिलग्राम का युद्ध। और स का मतलब सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। नोट कीजिए, अब ट्रिक से याद रहेगा। हुमायूं के समय लड़ी गई 4 लड़ाइयां, हुमायूं के समय लड़ी गई 4 लड़ाइयां, देवराई का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। इन चारों लड़ाई में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध किसने लड़ा? शेर शाह सूरी ने लड़ा, और शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। भैया सूर वंश, सूर वंश जो है, सूर साम्राज्य, इसका शासन काल था 1540 से लेके 1555। भैया शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुआ? शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुआ। कालिंजर दुर्ग में बारूद फटने से, कालिंजर दुर्ग में बारूद के ढेर के फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी के बारे में एक प्रश्न आता है, किसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो देता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो देता? ये किसने कहा था? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो देता। शेर शाह सूरी ने ही सूरवंश की स्थापना 1540 में किया था, हुमायूं को पराजित करके, हुमायूं को पराजित करके सूरवंश की स्थापना की। और 1545 में कालिंजर दुर्ग में बारूद फटने से पूरा शरीर जल गया, इसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी ने ही कहा था कि भैया मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो देता। चलिए आगे आ जाओ। मध्यकालीन भारतीय शासक कौन था जिसे पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहते हैं? वैसे पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को भी कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? सभी ऑप्शन थोड़ा समझा दिया करो प्लीज, सभी ऑप्शन तो समझाते ही हैं। ये मैं कौन सा ऑप्शन जो मैं छोड़ रहा हूं? कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूं। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दो गुरु, कहीं भी कुछ छोड़ नहीं रहा हूं मैं। चलिए सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय शासक कौन था जिसे पंजाब का शेर कहते हैं? राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह को भी पंजाब का शेर कहते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना, लाला लाजपत राय को भी पंजाब का शेर कहते हैं। पंजाब का शेर 2 लोगों को कहते हैं, रंजीत सिंह और लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब दोनों कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब दोनों कहते हैं। और रंजीत सिंह मूलतः पंजाब राज्य के सुकरचकिया मिस्ल, सुकरचकिया क्वेश्चन आता है, रंजीत सिंह किस मिस्ल के राजा थे? सुकरचकिया मिस्ल। भाई बता दें, प्राचीन काल में या उस समय उस जमाने में पंजाब में छोटे छोटे राज्य होते थे जिसे मिस्ल कहा जाता था। और क्वेश्चन आता है कि रंजीत सिंह पंजाब में किस मिस्ल के राजा थे? तो सुकरचकिया मिस्ल के राजा थे। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। और भारत में पंजाब में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को भी कहते हैं, और उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आगे आ जाओ। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? चौगान को अंग्रेजी में बोलते हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी पूछा जा रहा है। भैया घोड़े से गिरकर मरने वाला राजा कौन था? आपको बता दें कि 1196 में पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? 1196 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक पूछा जाए कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1196 से लेके 1206 तक ये शासन किया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1196 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की।
और 1196 से लेके 1206 तक वह दिल्ली सल्तनत का राजा रहा मोहम्मद गौरी। और बाद में जब वो मर गया तो उसका प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। और मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी उस समय लाहौर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी परीक्षा में कई बार आया है। भैया दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? तो भैया मोहम्मद गौरी, और उसकी राजधानी भी थी दिल्ली में। लेकिन जब वो 1206 में मर गया तब उसका प्रिय गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़ी शानदार जानकारी, सुनते रहो, मजा आ जाएगा। इसमें इतने प्रश्न है कि मैं क्या बताऊं। भैया दिल्ली सल्तनत के संस्थापक मोहम्मद गौरी 1206 में जब मरा तो उसका प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। और अपनी राजधानी कहां बनाया? क्वेश्चन आता है। अपनी राजधानी लाहौर में बनाया। और चूंकि वो गुलाम था इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? चूंकि वो गुलाम था इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? इसीलिए उसे कहा जाता है क्या? गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतना नोट कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बात करें अगर, तो कुतुबुद्दीन हर दिन लाखों रुपए का दान करता था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। उसे ऐबक भी इसीलिए कहा जाता है। उसे द्वितीय हातिम भी कहा जाता है। लिखो, जिसके दरवाजे से कोई वापस न लौटे उसे हातिम कहा जाता है। तो द्वितीय हातिम, लाख बख्श और ऐबक उसके नाम में क्यों लगा? क्योंकि लाखों का दान करता था। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके याद में? किसकी मेमोरी में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने भारत में पहली बार मस्जिद बनवाया। भारत में पहला मस्जिद किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। लिखो, भारत का पहला मस्जिद था। भारत में बनने वाला पहला मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया अजमेर में। और क्वेश्चन एक और आता है कि 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर संस्कृत के नाटक लिखा हुआ है। एक संस्कृत के नाटक की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। 2.5 दिन के झोपड़ा नाटक, 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर एक नाटक है, संस्कृत नाटक। उसकी कुछ लाइन लिखा है। उस नाटक का नाम क्या है? हरिकेल। हरिकेल नाटक। लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के दीवार पर हरिकेल नाटक की कुछ पंक्ति लिखा हुआ है। हरिकेल नाटक की। हरिकेल नाटक किसने लिखा? तो इसके लेखक थे विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेल नाटक के लेखक लिखो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। और इस नाटक के कुछ लाइन 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवार पर लिखा हुआ है। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में भी एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में भी एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम मस्जिद। नोट कर लीजिए, यानी 2 मस्जिद बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहां? लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा पे चढ़ के, न देखे फिल्म में लंबा सा डंडा रहता है, घोड़ा पर से ही पोलो खेलता है आदमी, वही खेल रहा था, उल्टा गया और घोड़ा उस पर चढ़ के रौंद दिया और वही कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा 1210 में, कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासक रहा? 1206 से 1210। चौगान खेलते समय कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 इसका शासन था। और मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम बख्श राजा बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा राजा बना आराम बख्श। लेकिन आराम बख्श इतना अयोग्य था कि उसी का अपना बहनोई यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने अपने ही साला आराम बख्श की हत्या कर दी। और उसके बाद राजा कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और लिख लो, इल्तुतमिश दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। दामाद और गुलाम दोनों था। इसीलिए इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसका गुलाम था इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोलते हैं। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का
वास्तविक संस्थापक कहते हैं। भैया कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूछा जाए गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। क्यों, क्यों भाई वास्तविक क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस समय नियम था कि कहीं भी पूरे दुनिया में इस्लाम की सत्ता स्थापित होगी तो खलीफा से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। उस जमाने में नियम था इस्लाम धर्म में कोई भी शासन स्थापित होगा तो उसे बागदाद के अब्बासी खलीफा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इल्तुतमिश पहला राजा था जिसने राजा बनने के बाद बागदाद के अब्बासी खलीफा से सर्टिफिकेट लिया था। इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, और खाली संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक सवाल नहीं छूटेगा, काहे टेंशन लेते हो। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत में अनुवाद किया? अकबर ने एक अलग से अनुवाद विभाग बनवाया था। अकबर ने एक अलग से अनुवाद विभाग बनवाया था। भैया लिखो, अनुवाद अकबर ने अनुवाद विभाग बनवाया। और अकबर के दरबार में ही मैं बता दूं कि अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रहीम ने किया था, नोट कर लीजिए। और नाम पड़ा तजुके बाबरी। उसी जमाने में फैजी ने किया, फैजी ने किया महाभारत का फारसी में अनुवाद। रामायण का भी फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया और फैज ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और रहीम ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। और अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने संस्कृत से फारसी में अथर्ववेद का अनुवाद किया। आगे अथर्ववेद का अनुवाद किया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। आज का सेशन एकदम से हिस्टोरिकल होना चाहिए। उस्ताद ईसा खान किस इमारत से संबंधित थे? भाई पूछा जाए कि भैया उस्ताद ईसा खान कौन थे, तो ताजमहल के वास्तुकार थे, ताजमहल के आर्किटेक्ट। ताजमहल के प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे? तो उस्ताद ईसा खान। लेकिन ताजमहल के इंजीनियर कौन थे, प्रमुख इंजीनियर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी ये प्रमुख इंजीनियर थे, ये प्रमुख इंजीनियर थे, नोट कर लीजिए। और उस्ताद ईसा ताजमहल के कौन थे? उस्ताद ईसा ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे। और ताजमहल का निर्माण कब कंप्लीट हुआ था? तो 1653 में। 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हुआ था 1653 में। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था। और मैं बता दूं आपको कि मुमताज महल के बचपन का नाम था, क्या था बताइए? आरजुमंद बानो बेगम। मुमताज महल के बचपन का नाम था आरजुमंद बानो बेगम। नोट कीजिए, मुमताज महल के बचपन का नाम आरजुमंद बानो बेगम था। और मैं बता दूं आपको कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। लिखो, शाहजहां के काल को, शाहजहां के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, बिल्डिंग निर्माण का स्वर्ण युग। शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद, और ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। और आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। और आगरा में ही जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां की बेटी
जहांआरा, शाहजहां की बेटी जहांआरा ने आगरा में जामा मस्जिद बनवाया, और आगरा में मोती मस्जिद खुद शाहजहां ने बनवाया, आगरा में ताजमहल खुद शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद खुद शाहजहां ने बनवाया। इतना ज्यादा बिल्डिंग बना कि शाहजहां के काल को भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो शाहजहां की पत्नी थी आरजुमंद बानो बेगम, ये नूरजहां की भतीजी थी, नूरजहां की अपनी भतीजी थी, यानी फुआ से शादी हुआ था जहांगीर का, माने शाहजहां के बाप की शादी फुआ से, बुआ से, और शाहजहां की शादी उसकी भतीजी से। चलिए आगे आओ, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? लिखो, अमीर खुसरो के गुरु थे कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, बहुत बेहतरीन सवाल है। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों का दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों का दरगाह दिल्ली में है, और ये दोनों लोग 7 राजाओं के दरबार में रह चुके थे। बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार को देखा था। किसने? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन भारत का कौन ऐसा सूफी संत था, कवि था, लेखक था, जिसने 7 राजाओं के दरबार को देखा? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले जलालुद्दीन, सबके मिलाकर कुल 7 राजाओं के दरबार में कौन रहा? तो अमीर खुसरो रहे और निजामुद्दीन औलिया रहे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। इन दोनों के मरने के बाद कहते हैं कि दोनों एक के दिन मर गए थे। जिस दिन गुरु मरा उसी दिन उसके वियोग में चेला भी मर गया। और दोनों का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के पास में। निजामुद्दीन एक इलाका भी दिल्ली में है, वहीं पर दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो दोनों का दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया नहीं कहा था हुजूर दिल्ली दूर है। क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली दूर है, और किसके लिए कहा था? तो गुरु गयासुद्दीन तुगलक के लिए। लिखो, गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूर है। अमीर खुसरो जो है उनको हिंद का तोता, पैरोट ऑफ हिंद कहा जाता है। हिंद का तोता, तूतीय हिंद, खड़ी बोली हिंदी का जनक। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक, हिंद का तोता, ये दोनों कहा जाता है। पैरोट ऑफ हिंद, हिंद का तोता, खड़ी बोली हिंदी का जनक, ये सब किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही शेरो शायरी का आविष्कार किया। तबला और सितार का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला और सितार का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंद का तोता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला सितार का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने पहेली, मुकरी, शेरो शायरी भी बनाया था। अमीर खुसरो की कुछ किताब भी है। अमीर खुसरो का कुछ किताब भी है। किताब का नाम लिख लो अलग से। अमीर खुसरो के पुस्तक का नाम अलग से लिखिए। बुक का नाम है नूर सिपहर। नूर सिपहर पहली किताब। दूसरी किताब का नाम लिखो तुगलक नामा। तुगलक नामा। तीसरी किताब का नाम लिखिए अमीर खुसरो के पुस्तक। पहली पुस्तक नूर सिपहर, दूसरी पुस्तक तुगलक नामा, तीसरी पुस्तक आसिका। आसिका। चौथी पुस्तक खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। ये सब किताब का नाम है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अमीर खुसरो को शेरो शायरी का जनक कहते हैं। अमीर खुसरो को पहेली का जनक कहते हैं। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक कहते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर तो आप दे सकते हैं। चारों ऑप्शन गलत नहीं, ठीक है, एक गलत सही है। अमीर खुसरो, चलिए बताइए जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन को लाइक कर दो गुरु। और हारना मना है। हारा सो गया। लगातार हम पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, एक सवाल नहीं छूटने देंगे गुरु। कहीं जाना नहीं है। शाम 7 बजे यही टिक के बैठना है, क्योंकि हारना मना है। छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों,
मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। सब लोग इसका उत्तर देना था, सभी लोगों को इसका उत्तर लिखना था। इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया हूं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे इसको नहीं बताएंगे हम। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ये वही व्यक्ति हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाया। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं, या एक पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। आजादी के बाद पहला विदेशी आदमी, पहला फॉरेनर, पहला विदेशी जिसको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया, वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार को ही फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहते हैं। इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। अभी तक दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। दो विदेशी व्यक्ति, दो फॉरेनर को मिला है आज तक में। दो ही ऐसे विदेशी हैं जिनको मिला है भारत रत्न। एक है खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। लिख लो, मात्र दो विदेशी व्यक्ति को आज तक में भारत रत्न दिया गया है। एक खान अब्दुल गफ्फार खां पहले थे और दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। चलिए, जिनको अफ्रीका का गांधी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह और गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह पूछा जाए तब भी आंसर होगा 1917 में चंपारण, और गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा पूछे तब भी आंसर होगा 1917 का चंपारण। गांधी जी को इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? जल्दी बताओ। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा था। नोट कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा था। नोट करिए गुरु। तो भैया, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था नील के खेती के खिलाफ। उस समय 3/20, 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती होती थी, जिसके खिलाफ चंपारण के किसान, पूर्वी चंपारण में गांव है मुरली भरहवा, चंपारण के गांव मुरली भरहवा के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाने के लिए लखनऊ गए 1916 में कि चलिए हमारे यहां नील की खेती होती है, उससे मुक्ति दिलाइए। तब गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार किए और अपने करियर की शुरुआत गांधी जी भारत में कहां से किए? बिहार से। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया, पहला सविनय अवज्ञा भी चंपारण में किया, और गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल या आमरण अनशन ये कब किया? तो फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में फरवरी 1918 में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था। चलिए आगे आइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया? मैं बताया हूं, अगर पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया तो आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया? तो सर मोहम्मद इकबाल। लेकिन बड़े पैमाने पर इस नारा का प्रचार किसने किया? तो सरदार भगत सिंह, जिनका जन्म पंजाब के लायलपुर के जांदा गांव में हुआ था। पंजाब के लायलपुर के जांदा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का खूब प्रचार किया, यहां तक कि जब उनको फांसी दी जा रही थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में जब फांसी दी जा रही थी, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुआ था, भी याद रखना। पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी गई थी, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तब भी जोर से इन्होंने फांसी से पहले बोला था
इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने बनाया? तो सर मोहम्मद इकबाल। और किसने इसको प्रचारित किया? भगत सिंह। और जान जाइए, ये वही भगत सिंह हैं। अच्छा, सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा भी कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? ये भी सर मोहम्मद इकबाल ने कहा। और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने ही 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया। और भगत सिंह बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। और भगत सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह के पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित किया? चलिए रिवीजन है, जल्दी बताइए। सभी लोग से 687 लोग हैं। पलामू भाई, पलामू टाइगर, सभी लोग उत्तर दीजिए। एक बार देखते हैं किसका सही उत्तर होता है। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था। हसरत मोहानी नहीं, ना, इकबाल ने इसको कहा था। चलिए भैया आगे बताइए। सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आइए सर। ठीक है सोनू जी, तो सभी लोग इसका उत्तर तो दीजिए। 705 लोग हैं, सभी लोग उत्तर इसका दीजिए। कब पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? जल्दी, एक को लड़का का उत्तर गलती हुआ तो कंप्यूटर में से खींच के लाएंगे बाहरी, यही बना देंगे मुर्गा और रात भर मुर्गा बनाए रखेंगे। चलो भैया, 1929 के लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे, कांग्रेस के रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाहौर अधिवेशन जो 1929 का था ना, उसमें 4 पॉइंट याद रखो। 4 पॉइंट याद रखो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पहला पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरा पॉइंट, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तीसरा पॉइंट, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। और पहली बार कांग्रेस पार्टी में तिरंगा फहराया गया। ये सब हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 में। और लाहौर रावी नदी के किनारे है। आगे आइए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, लिखो भैया, मैं बता दूं, 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942 को कहां पारित हुआ? वर्धा में। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ ये कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को कहां से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का बिगुल फूंका गया। भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल 8 अगस्त 1942 को फूंका गया, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, करो और मरो का नारा, करो और मरो, डू एंड डाई, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, किसने कहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और अगले ही दिन 9 अगस्त को जितने भी भारत के बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन 9 अगस्त को एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और उसी ऑपरेशन के तहत भारत के सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए और उनको पटना के बांकीपुर जेल में बंद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछा जाता है परीक्षा में, कहां बंद किया गया? तो पटना के बांकीपुर जेल में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर, याद कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ता बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए। क्वेश्चन आता है कहां से भागे? हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के तराई में राजबिलास के जंगल में, नेपाल के तराई के राजबिलास के जंगल में
आजाद दस्ता बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी के नेतृत्व में यही पटना के लोहानीपुर में चरखा समिति बनाया गया। प्रभावती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही चरखा समिति बना। आज भी जाइएगा तो है वो, हम वहीं रहते थे पहले, पीछे में ही चरखा समिति था। पटना के लोहानीपुर में चरखा समिति बनाया गया था। तो भैया जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो था, वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये वही लिनलिथगो है जिसके समय में 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब आया अगस्त प्रस्ताव? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया। लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भाई भारत में क्रिप्स मिशन भी इसी के समय आया था। क्रिप्स मिशन नोट कर लीजिए, क्रिप्स मिशन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया और लिनलिथगो के समय ही अगस्त प्रस्ताव आया। और लिख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार भारतीयों को स्वराज देने की बात सरकारी तौर पर की गई। क्वेश्चन आता है, पहली बार भारतीयों को स्वराज देने की बात सरकारी तौर पर कब स्वीकार किया गया? किस, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार भारतीयों को स्वराज देने की बात सरकार ने स्वीकार किया। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। और अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार भारत के संविधान सभा बनाने की बात को भी स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव में ही सरकारी तौर पर भारत को स्वराज देने की बात की गई, संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया। भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो के समय शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन ये भी लिनलिथगो के समय आया। ये आया था 1942 में। आजाद दस्ता कौन बनाए? जयप्रकाश नारायण। चरखा समिति कहां बना? पटना के लोहानीपुर में। चलिए, गद्दार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? छोड़िए इसको, ये क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे आइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, ये कब आया? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, जल्दी बताओ, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जल्दी बताओ, तारीख के साथ बताना। जो डेट के साथ बता देगा मेरे तरफ से उसको मिलेगा एक किटकैट। डेट के साथ बताना है। भारत स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? डेट के साथ बताना है गुरु। तारीख बताओ, तारीख। ऐसा नहीं होगा, ये तो 47 तो आंसर सब बता देगा, ये तो सब बता देगा। 18 जुलाई को पारित हुआ, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और इसी के तहत भारत का विभाजन भी हुआ, भारत को आजादी भी मिली। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? चलो ये प्रश्न बताया हूं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। और मैं बता दूं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1928 में बारदोली में, गुजरात के बारदोली में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1928 में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के महिलाओं के द्वारा। इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। ये वही व्यक्ति हैं जो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। ये वही व्यक्ति हैं जो आजादी मिलने के बाद क्या थे? गृह मंत्री और प्रांतीय मामलों के मंत्री थे और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इनके जन्म दिवस
31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और इनका स्टैचू गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में लगा हुआ है। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही 1900 लिखो नहीं, याद करो, 1928 में गुजरात में बारदोली में एक सत्याग्रह हुआ। 1928 में, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहते हैं, उसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार कहा था। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। आजाद भारत में सरदार पटेल गृह मंत्री और प्रांतीय मामलों के मंत्री थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को किस ब्रिटिश साम्राज्य वायसराय के कार्यकाल के दौरान बंबई और थाने के बीच पहली रेल चली? भाई बताओ। 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, लगभग 33.66 किलोमीटर थाने से बंबई के बीच, महाराष्ट्र में थाने से बंबई के बीच पहला रेल चला। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत का पहला रेल किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। थाने से बंबई के बीच कितना किलोमीटर? 33.66। कब चला? तारीख याद कर लो, 16 अप्रैल 1853 को। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि पहला रेल डलहौजी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसने करवाया, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। सबसे ज्यादा रेलवे का डेवलपमेंट किस वायसराय ने करवाया? सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन। पर पहला रेलवे पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी। ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाया, राज्य को हड़पने की नीति अपनाया और कहा कि कोई भी राजा अगर उनका बेटा बेटी नहीं है तो गोद नहीं ले सकते, और गोद लेंगे तो उसको उस राजा के बेटा के रूप में उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। राजा के मरने के बाद उसकी संपत्ति ब्रिटेन की सरकार हड़प लेगी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति के तहत सबसे पहले डलहौजी ने किसको हड़पा? सतारा को हड़पा। 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। इसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी और डलहौजी ने गर्मी का राजधानी शिमला को बनाया। भारत की राजधानी गर्मी में कहां रहेगा? शिमला रहेगा। ये किसने बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया किसने? डलहौजी ने। डलहौजी ने ही पहली बार डाक टिकट जारी किया। डलहौजी ने ही पहली बार पोस्टल स्टाम्प जारी किया। डलहौजी ने ही पहली बार विद्युत विभाग बनवाया। भारत में पहला विद्युत विभाग की स्थापना, विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किसने बनवाया? डलहौजी। डलहौजी ने ही लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनवाया, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी किसने करवाया? डलहौजी। इसी के समय पहला रेल चला 16 अप्रैल 1853 को, और डलहौजी के समय ही पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत भी किसने करवाया था? डलहौजी ने। और सबसे ज्यादा रेलवे पूछा जाए, रेलवे का सबसे ज्यादा विकास किसने करवाया? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला यही साउथ अमेरिका है। एंडीज यहीं पर है। एंडीज पर्वत यही है आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ नोट कर लीजिए। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर। एंडीज पर्वत कहां है गुरु? तो एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। एंडीज पर्वत कहां है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। मैप में बताने का उद्देश्य यह है कि आपको दिखाई दे दे कि एंडीज पर्वत कहां है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज रट लो। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ।
एंडीज पर्वत की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर। सुंडा ट्रेंच किसके बीच में है? सुंडा ट्रेंच किसके बीच में है गुरु? सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच देखो भैया, ये हिंद महासागर में है। आगे आइए, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। दुनिया की सच्चाई बताओ, हिंद महासागर में सुंडा गर्त, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है और हिंद महासागर की में सुंडा गर्त है। पूरे दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच। पूरे विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? तो लिख लो मेरियाना ट्रेंच। दुनिया की सबसे गहरी, ट्रेंच का मतलब गर्त, ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त का ही दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त भैया, दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। और कभी कभी मेरियाना की जगह पर चैलेंजर दे देता है, तो घबराइएगा मत, दोनों सेम नाम है। एक ही गर्त का दो नाम है, चैलेंजर और मेरियाना। ये दुनिया की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। नोट कर लीजिए, 11,033 मीटर मेरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी गर्त है। 5269 फैदम। इसी को अगर फैदम में बदलिएगा, फैदम, तो दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त है। ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है गुरु? प्रशांत महासागर में। कहां पर है? तो फिलीपींस के पास, फिलीपींस के पास, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मेरियाना ट्रेंच है, जो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है। इसकी गहराई 11,033 मीटर, मीटर में, फैदम में 5269 फैदम। इसका दूसरा नाम चैलेंजर गर्त भी है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास। पर हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच है। आगे आइए, चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? रोज घास का मैदान पढ़ा रहा हूं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए में, कल बताया था, कनाडा और यूएसए में जो घास मिलता है उसका नाम क्या है? यूएसए और कनाडा में एक बार सेशन से जुड़ जाइए। और देखो, ये सेशन रोज चलता है। ये सेशन, इस बेहतरीन सेशन की आगाज हर दिन शाम 7, 7:30 बजे होती है। मत चूकना गुरु। एक बार चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 7 से 7:30, 8 बजे के बीच में सेशन चलता है। रोज ज्ञान की बरसात होती है गुरु, मत मिस करना, लगातार जुड़े रहना। और इसके जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का लिंक, उससे भी जुड़ जाइएगा। पंप भाई, प्रेरी, उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। और कल बताया था, कल का सेशन जरूर देख लीजिएगा। पंपास अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का मतलब दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का मतलब दक्षिण अमेरिका। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। स्टेपी कहाँ है? तो यूरेशिया में। स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया में। प्रेरित हो ही गया। डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कल बताया था, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया में। हर दिन हम लोग इसी तरह आगाज करेंगे सेशन का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और देखो फोटो से बताता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया और यहीं पर तस्मानिया है, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो पानी का हिस्सा है उसी को बोलते हैं बास जलडमरू मध्य। ये कौन सा है? तस्मानिया है। ये तस्मानिया है गुरु, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है? ये अलग करता है बास, बास जलडमरू मध्य, बास जलडमरू मध्य। बास जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को हम सूखा महादेश भी कहते हैं, सूखा महादेश। ऑस्ट्रेलिया को सूखा महादेश, या ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को सूखा महादेश या प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है? बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम है मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया में जो घास मिलता है, अभी बताया हूं, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल मिलता है, डेजर्ट मिलता है, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है।
डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी है, एकदम याद कर लो गुरु। और बाब अल मंदेब ये किसको अलग करता है? बाब अल मंदेब किसको अलग करता है जी? लिखो, ये अलग करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को यमन ओमान से अलग करता है। यमन ओमान से अलग करता है कौन? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब हॉर्न ऑफ अफ्रीका को यमन ओमान से अलग करता है। इस फोटो को देख लीजिए ध्यान से, कहीं भूलिएगा मत। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान? डाउस घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सबसे बड़ी झील आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, लिख लीजिए, दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, दुनिया की सबसे गहरी कैनियन है, ये कैनियन है। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन कोलोराडो नदी पर है, अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिका में कोलोराडो नदी पर दुनिया की सबसे गहरी कैनियन है ग्रैंड कैनियन, नोट कर लीजिए, ग्रैंड कैनियन। और दुनिया के सबसे गहरी गॉर्ज पूछा जाए तो सिंधु गॉर्ज। दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज पूछा जाए, सबसे गहरी गॉर्ज पूछा जाए तो आंसर होगा सिंधु गॉर्ज। सिंधु गॉर्ज, या इसी को बोलते हैं हम लोग बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो गुरु दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज पूछे तो आंसर होगा सिंधु गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज। एक ही नाम है, एक ही गॉर्ज का दो नाम है। कहां है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और दुनिया के सबसे गहरी कैनियन पूछे तो ग्रैंड कैनियन ये अमेरिका में है, कोलोराडो नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। हर दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे कहीं मत जाना, क्योंकि अब हमारी एक बड़ी प्लानिंग चल रही है आपको लेकर के। एक अच्छा प्लानिंग, शानदार प्लानिंग। कोशिश ये किया जा रहा है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना नहीं, यूट्यूब के माध्यम से कुछ इतना बेहतरीन बेहतरीन सेशन लाना कि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। अगर हमको 1000 बच्चा देख रहा है तो 1000 बच्चे का रिजल्ट श्योर हो। अगर हमें 10,000 देख रहा है तो 10,000 का रिजल्ट श्योर हो। जो मुझे देखेगा उसका रिजल्ट श्योर हो, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन पढ़ना होगा, लोग जुड़ना होगा। हम रात दिन मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी आए यही से आए गुरु। चलिए, अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन कहां बनता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। भैया भूमध्य सागरीय जलवायु दुनिया की, भूमध्य सागरीय जलवायु दुनिया की एक ऐसी जलवायु है जहां जाड़े में वर्षा होती। क्वेश्चन आता है दुनिया की एकमात्र जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है, उसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। दुनिया की एकमात्र जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है, लिखो, एकमात्र जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय जलवायु। और दुनिया की एकमात्र जलवायु जहां पर खट्टे फल और रसदार फल मिलते हैं वो भी भूमध्य सागरीय जलवायु। दुनिया में सबसे ज्यादा खट्टा फल, दुनिया में सबसे ज्यादा रसदार फल, ये भी कहां मिलता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। और जहां खट्टा फल मिलेगा, रसदार फल मिलेगा, वहां शराब बनेगा, शैंपेन बनेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा शैंपेन भूमध्य सागरीय जलवायु में। क्यों? क्योंकि वहां खट्टे रसदार फल मिलते हैं। और एकमात्र जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होता है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु के जंगल को क्या बोलते हैं? चैपरल कहते हैं। क्वेश्चन आता है भूमध्य सागरीय जलवायु के जंगल को क्या बोला जाता है? चैपरल। ये भी नोट कर लीजिएगा, चैपरल कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। इसी को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। ये दुनिया की सब, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और ये बंगाल और बांग्लादेश में है, बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। और यहां क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर लिख लो भैया। रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलता है? दुनिया में 4 ही देश हैं जहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। बाघ की कई प्रजाति है, बाघ की कई प्रजाति है, लेकिन उसमें से रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ 4 देश में मिलता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया में सिर्फ 4 देश में मिलता है। लिख लीजिए कहां कहां? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत।
रॉयल बंगाल टाइगर ही भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कब से, 1972 से। 1972 से भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। उससे पहले था लॉयन। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, शेर। लॉयन था, लायन था भारत का राष्ट्रीय पशु। 72 में पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। भारत का विरासत पशु हाथी है। भारत का विरासत पशु कौन है, हाथी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है गुरु, कमल है। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़ है। ये भी नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, ये सिर्फ कहां मिलता है, नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश में। और ये सुंदरबन में मिलता है। दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जिसको बनाता कौन है, इसको बनाया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने, इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। इतनी बात आप याद कर लीजिए। इस सेशन का आखिरी सवाल था, कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट करके। 775 लोग जुड़े हैं। प्लीज आपसे आग्रह है, अगर आज का सेशन हमारा जानदार, शानदार और बेहतरीन लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो प्लीज कंजूसी मत करो, 775 कमेंट हमें चाहिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मजा आ गया गुरु तो लिख दो सर, मजा आ गया। 775 कमेंट कर दो। सेशन को लाइक नहीं किया तो गुरु लाइक कर दो। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लिंक कॉपी करके जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दो गुरु, ये मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि आप ही का सपोर्ट से आगे बढ़ना है। तो गुरु एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ, शानदार सेशन के साथ, एनर्जेटिक सेशन के साथ। कल शाम 7, 7:30 में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें सिलेक्शन भी देना। चलिए इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को मैं शुभरात्रि बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा सेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभरात्रि।